लो खुद से करो इसको। जावा को इंस्टॉल करना है तो जावा का सेटअप फाइल कहाँ है पहले वो देख लेना है। तो जावा का सेटअप फाइल रखा है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, किसी भी सेटअप को चलाने के लिए या तो डबल क्लिक हम कर पाएंगे उतनी जल्दी तो ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्लिक कर लेना है, मतलब सिंगल क्लिक करना है और उसके बाद क्या कर लेना है, एंटर कर लेना है। तो लो खुद से करो, बढ़ो आगे। यस सर इसमें देख रहा है अपडेट किए MESI उसी का दिखा रहा तो रिपेयर करो, रिपेयर रिमूव नहीं करें ना ब्राउजर को क्लोज कर देना है। हाँ सर यही लाइनिंग के बारे में सर बोल रहे थे, ये लाइनिंग हो जाएगा सर। विंडो 10 सर सबसे अपडेटेड है ना। इसमें कुछ है नहीं, पूरा 10.1 है। व्हाट 10 से फर्स्ट to 7 है। यस तो रैम तब तक बढ़ा लो, 1 GB बहुत कम होता है। 1 GB से ज़्यादा तो मोबाइल में है सभी के पास। मेरा इतना छोटा मोबाइल है आईफोन, उसमें भी 2 GB, कनिका के मोबाइल में भी 2 GB होगा, है ना। सबके मन मेरे मन 4 GB। नहीं मेरा मान लो 1 पॉइंट ऐसी कुछ है 1.2 इसके खुद का मन 4 GB है, लैपटॉप में 1 GB। मान लो कॉल लगा एक्सचेंज करवा लो, फोन में 1 GB करा लो, लैपटॉप में 4 GB का। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तुम्हारे अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हालांकि ज़रूरी भी है, सेटअप किया हुआ रहेगा तभी तो घर पे देख पाओगे। इन प्रोसेसिंग के मामले में मेरा लैपटॉप ठीक है। 7 है, इसीलिए ठीक लग रहा है। 10 करवाने को 10 डाल दो, स्लो कर देगा। 1 GB रैम पर 10 डाल के मारना थोड़ी पहले से ही मरा हुआ है। मरे को क्या मारोगे? गोली लगाओ बारूद चला यही था। यहाँ पर सेटअप चाहिए। देख रही है क्या हो रहा है सेटअप। तो इसके में नेट की जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें कोई नेट कनेक्शन की जरूरत नहीं। ये तो नोटपैड से ही सारा नोटपैड से इसकी कोडिंग होगी। चलो लो खुद से ऑपरेट करो। एसेंस रखना है, आज करवा दे रहे हैं ताकि मेन सेटअप करने में समय लगता है। कल एसक्यूएल में भी सेटअप में टाइम लगा था, आज कितना टॉपिक कवर हो गया और कल उतना टाइम सिर्फ सेटअप में लग गया। ये हम डाउनलोड करके डिलीट कर दिए। वेट करो, अभी वो चेक कर रहा है, तो चेक कर लेगा इनिशियलाइजेशन पूरा। ये चेक करेगा कि कोई प्रीरिक्विजिट्स पेंडिंग नहीं रहेगा तो ये नेक्स्ट का बटन हाईलाइट करेगा। अभी ये चेक कर रहा है बटन।
ऐसे भी लिख रखा है वो, प्लीज वेट। अब कितनी देर वेट करवाएगा। तो इसमें पहले सेटअप इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी कोडिंग होगा। सी और सी। हम लोग 2-3 बार कर दिए थे ना, उसी के लिए आ रहा। बस ये से होता है। नेक्स्ट हाईलाइट हो गया, अब करो। ठीक है, क्या क्या इंस्टॉल करेगा तो ये डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करेगा। 64 बिट है 32 बिट है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के बाद हमें उसको क्या करना होता है, कंपाइल करना होता है ना। और जावा एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब यहाँ एक इंटरनल इंटरप्रेटर का इस्तेमाल भी होता है। तो मुझे इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर का तो सेटअप चाहिए ना, तो इसके लिए हमें ये जावा सेटअप करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जावा डेवलपमेंट किट जो है, जिसको जेडीके बोलते हैं, इसके अंदर JVM नाम का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है और साथ ही साथ कंपाइलर भी होता है। तो कंपाइलर का काम क्या होता है कि इसको कंपाइल करके एक क्लास फाइल बना देना, डॉट क्लास फाइल बना देना। बट वो डॉट क्लास फाइल जो होता है उसको ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ पाएगा और ना हम लोग समझ पाएंगे। तो वो जो डॉट क्लास फाइल बनेगा आफ्टर कंपाइलेशन, उसको रीड करने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और उस सॉफ्टवेयर को JVM या जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं। और JVM की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उस डॉट क्लास फाइल्स को रीड करके एक exe फाइल बनाओ, और जो exe फाइल बनेगा वही हमारा क्या होगा, सॉफ्टवेयर। तो JDK में कंपाइलर और JVM और इंटरप्रेटर, ये तीनों क्या रहता है, इसमें जो बनेगा वो तो ग्राफिकल होगा ना। नहीं, अभी कमांड ग्राफिकल करना है तो इसके लिए एक मुझे आईडी यूज करना पड़ेगा, और वो आईडी एक्लिप्स हो सकता है या नेटबिन्स हो सकता है। अभी वर्ल्ड वाइड 2 बहुत ही पॉपुलर आईडीज हैं जावा प्रोग्रामिंग के लिए। एक क्या है, नेटबिन्स जो अभी मैं दे रखा हूँ, और एक है एक्लिप्स। C++ के लिए तो बहुत सारा है, कोड ब्लॉक है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, डेव है, ये सारा यूज करो उसके लिए। या इवन कि नेटबिन्स में भी C++ की कोडिंग कर सकते हो। सी में भी होता है सर ग्राफिक्स? हाँ हाँ बिल्कुल, सी में भी ग्राफिक्स होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो देख रहे हो OS वाला बना हुआ, वो C में ही बना है पूरा। विंडोज का पूरा कर्नल या लाइनक्स का पूरा कर्नल C में ही। C और C++ एक बहुत ही पावरफुल है, उसमें ग्राफिक्स की कोडिंग अलग से पढ़ाई जाती है, उसका फिर अलग से 2 महीना। वो C का पार्ट नहीं है, वो बेसिकली कर्नल डेवलपमेंट के पार्ट में चला जाता है। और उसमें वो ये हेडर फाइल graphics.h इंक्लूड करना पड़ेगा। अब तब तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़ रही हो, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कुछ जो कंपोनेंट्स होता है, वो कॉमन होता है। मतलब अगर हम जावा पढ़े, C पढ़े, C++ पढ़े, .NET पढ़े, पाइथन पढ़े, कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग सीखना चाह रहे हैं, तो उसके जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए क्या होता है, थ्योरेटिकली तो एटलीस्ट कॉमन होता है। अब वो कुछ कॉमन एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, डेटा टाइप बहुत अच्छे, और वेरिएबल्स, हाँ वेरिएबल्स, और ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बोले तो प्लस, माइनस, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब क्या है, ऑल आर ऑपरेटर्स। तो डेटा टाइप, वेरिएबल, ऑपरेटर्स, नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, लाइक इफ एल्स, स्विच केस, ये सब क्या हुआ। अब हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, लूप्स। तो लूप्स भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग यूज करेंगे, लाइक दैट।
For loop. फॉर While लूप, do while वाइल लूप और डू वाइल लूप। Hmm. तो फॉर और वाइल को क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप। और डू वाइल को क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप। अंतर क्या हुआ दोनों में? एक एंट्री के टाइम में, exit जैसे के कि लिए। अभी मान लो न्यू ईयर की पार्टी चल रही है, Hmm. उस पार्टी में ये भी गया खाने के लिए। अब जब खा पी लिया उसके बाद चेक हो रहा कि ये इनवाइटेड था कि नहीं, इसके पास था कि नहीं। अगर पकड़ाया तो नेक्स्ट टाइम तो इसको ब्लैकलिस्ट कर ही दिया, साथ में इस पे फाइन भी किया, पेनल्टी भी लगाया, है ना। तो ये किस तरह का चेकिंग था? वो किस तरह का लूप था? एग्जिट Exit कंट्रोल। control. पहले तो खाने दिया, एग्जिट के टाइम में टेस्ट किया। और एक हुआ कि कहीं कोई अगर पार्टी चल रहा है तो उसमें इन करते वक्त ही चेक हुआ कि क्या कंडीशन ट्रू है इसके साथ, तो तब तो इन करने देंगे, अदरवाइज इन नहीं करने देंगे। तो ये किस तरह का लूप होगा? एंट्री कंट्रोल। तो फॉर और वाइल में एंट्री के टाइम में ही कंडीशन वेरीफाई होगा, लेकिन डू वाइल में क्या होगा? एग्जिट के टाइम में वेरीफाई होगा। सर बर्तन साफ करवाता है पकड़ने के वास्ते। एक दो लड़का पकड़ाया था, पूरा रात बर्तन साफ करवाया था। अरे बैचलर्स पटना में रहने वाला बहुत लोग पूरा का पूरा सीजन में खाना ही नहीं बनाता है अपने रूम। वहाँ सर पूर्णिया में सर था, मतलब बगल का लड़का सर जाता था सर, जी सर छोटा गाछ नहीं होता सर, वो था, गया पकड़ लिया उसको, बेटर है बोलता है, जी बेटर है, सर खाना पूरा खाना खिलाया, उसके बर्तन साफ करवाया, तो सुबह में आने दिया सर, और रात वहीं पे रखा। सुबह में बोलता है, वो जानते हैं, हमको पूछा बेटर, हम नहीं समझे, पूछो क्या बोला, हम बोले हाँ है। तो लूप हो गया। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट कर दो इस पे फिलहाल। तो क्या क्या हो गया था? डेटा टाइप, Variables. वेरिएबल्स, Operators. ऑपरेटर्स, उसके बाद loop. कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स। लूप के बाद फिर क्या? एरे। अब वेरिएबल और एरे में क्या फर्क होता है? जैसे कि अगर हमने एक वेरिएबल बनाया रोल नंबर, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर होगा। लेकिन अगर मान लो मुझे सीक्वेंसली थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर करना है, तो मुझे रोल 1, रोल 2, अगर इस तरीके से अगर हम रोल नंबर क्रिएट करते हैं तो ये बहुत ही लेंदी होगा, टाइम टेकन भी होगा, है ना। अब प्रोग्राम का लेंथ भी बहुत इंक्रीज कर जाएगा। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? एरे का। अगर कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल टर्म में कि मुझे सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने हैं, एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने हैं, तो इसके लिए वो जो वेरिएबल बनेगा उस स्पेशल वेरिएबल को क्या बोलेंगे? एरे बोलेंगे। तो एरे का कॉन्सेप्ट जरूरी है। उसके बाद ये यहाँ तक कॉमन हो गया। अब किसी में पॉइंटर होता है, किसी में पॉइंटर नहीं होता है। लाइक अगर C++ पढ़ रहे हैं तो उसका मेन स्ट्रेंथ पॉइंटर है। जावा पढ़, हाँ स्ट्रक्चर है, बट यहाँ ना तो स्ट्रक्चर मिलेगा और ना ही पॉइंटर मिलेगा। तो यहाँ क्या मिलेगा? पॉइंटर के जगह पर मिलेगा यहाँ क्या? रेफरेंस वेरिएबल। पॉइंटर के जगह पे क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल। और स्ट्रक्चर के जगह पे क्या होता है यहाँ? क्लास। स्ट्रक्चर के जगह पे क्या होता है? क्लास। समझ में आ रही बात? पक्का? तो अब अगर थोड़ा डिटेल में चले, हम लोग बात करते रहे, तो डेटा टाइप की अगर बात की जाए तो डेटा टाइप क्या होता है? तो एक कीवर्ड होता है जो किसी वेरिएबल के टाइप को, स्कीमा को, नेचर को बताता है कि ये वेरिएबल किस तरह के वैल्यू को कंटेन करेगा। ओके, अब रही बात कि डेटा टाइप कितने तरह का होता है? दो तरीके का दो होता है। तरह का। पहले मेन दो कैटेगरी। कौन कौन सा? एक जो पहले से बना हुआ है जिसको कहते हैं प्रिमिटिव, और एक जिसे यूजर बनाता है अपनी जरूरत के हिसाब से, जिसे बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो डेटा टाइप कितना हो गया? दो, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को ही क्या बोलेंगे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब यूजर जो नया डेटा टाइप बनाएगा वो किसकी मदद से बनाएगा? अगर हम C पढ़ रहे हैं तो उधर स्ट्रक्चर या यूनियन की मदद से बनाएगा। अगर हम C++ पढ़ रहे हैं तो हमारे पास दो चॉइस है, या तो स्ट्रक्चर, या तो यूनियन, या फिर क्लास की मदद से बनाएंगे। लेकिन अगर हम जावा पढ़ रहे हैं तो उधर किसकी मदद से बनेगा? क्लास की बनेगा।
अब रही बात कि बिल्ट इन जो डेटा टाइप होता है जिसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं, वो मेजरली जावा में कितने तरह का होता है? इंट होता है, इंट पहले कैर से शुरू करो। पहला क्या है? कैर। कैर कैर का रेंज क्या होता है? 2 बाइट का। कैर का क्या रेंज होता है? 2 बाइट का। 2 बाइट कहने का मतलब 2 to the power 16 कैरेक्टर्स को होल्ड कर सकते हैं। सेकंड क्या है? बाइट। बाइट बाइट क्या करता है? हाँ, बाइट भी होता है चौकोबर। ये C++ में नहीं होते, जावा में एक स्पेशल डेटा टाइप सपोर्ट करता है जिसको बाइट बोलते हैं, BYT। बाइट का मतलब ही क्या हुआ? 8 बिट। तो इसका लेंथ क्या होगा? 1 बाइट का। थर्ड क्या होता है? इंट। इंट का लेंथ क्या होता है? 4 बाइट का। 4 बाइट मतलब 32 बिट। और बाइट मतलब 32 बिट्स। 32 बिट। फिर होता है फ्लोट। फ्लोट का क्या होगा? फ्लोट डेसिमल वैल्यू को स्टोर करेगा, लेकिन फ्लोट का रेंज क्या होगा? ये भी होगा 4 बाइट का। क्या होगा? 4 बाइट का। इसके बाद क्या बचा? उसके बाद होता है लॉन्ग और डबल, है ना? तो लॉन्ग का यूज किसके लिए किया जाता है? अगर मुझे मान लो हायर रेंज फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल वैल्यू स्टोर करने हैं तो हम क्या यूज करेंगे? लॉन्ग। और लॉन्ग का क्या होता है साइज? 8 बाइट का, मतलब 64 बिट का। और फिर होता है डबल। अगर मान लो मुझे इंटीजर वैल्यू जो कि 4 बाइट के रेंज में कवर अप नहीं होता है उसको अगर मुझे स्टोर करना है तो इसके लिए डबल। और डबल का भी साइज क्या होता है? 8 बाइट्स का। 8 बाइट्स का। 8 बाइट का। तो इस तरीके से कितना डेटा टाइप बताए? 6 या 7। फिर से उंगली पे जोड़ो, रिकॉल करो। कैर कैर साइज बोलते जाओ, याद हो जाएगा। साइज 2 बाइट। 2 बाइट। बाइट साइज 1 बाइट। 1 बाइट। इंट इंट 8 बाइट्स। 4 बाइट। 4 बाइट्स। फ्लोट 4 बाइट। 4 बाइट्स। उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग 4 बाइट। 4 ये बाइट्स। सॉरी 8 8 बाइट्स। 8 बाइट्स। फ्लोट डबल डबल 8 8 बाइट्स। बाइट्स। याद हो गया? याद भी करवा दिए। तो कितना प्रिमिटिव डेटा टाइप है? 7 है। 7 है सर। 7। कैर हो गया, बाइट हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, लॉन्ग हो गया, डबल। 6 ही ना? 6 हो गया। तो डेटा टाइप कितना है? 6। इसमें इंट नहीं। इंट तो बोले ना, इंट तो इंक्लूड करके ना हुआ। ठीक है, अब आओ। तो 7 बस। कैसे? इंट कैर इंट Long कैर लॉन्ग डबल फ्लोट फ्लोट और एक और क्या था? बीट बाइट। बाइट। 7 6 हुआ ना? कैर बाइट, ठीक है, इंट फ्लोट लॉन्ग डबल। अच्छा, इस पे क्या हो? और क्या बोले? तो इसीलिए तो कैर के बाद बाइट ही काउंट कर रहा हूँ। चलो, तो ये हो गई बात। अब आओ, तो हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सारी चीजें, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं मिस कर रहा था, चलो इसको रिकॉल कर लूँ। कॉमन एलिमेंट्स में क्या क्या अभी काउंट की थी? डेटा टाइप। तो डेटा टाइप तो पूरा समझ लिया हम लोग। फिर हमने क्या समझा? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को भी हम लोग डीपली समझेंगे, लेकिन टर्म्स में क्या था? डेटा टाइप के बाद वेरिएबल्स था, है ना? हाँ सर, जावा। हाँ अरे जावा डाउनलोड और बीट वगैरह डाल दो, वो अपने आप दे देगा ऑप्शन। और ऑनलाइन बदल देना, सेटअप भी इंस्टॉल नहीं होगा तुम्हारे अंदर। सेटअप भी नहीं होगा, डाउनलोड भी सेटअप डाउनलोड नहीं होगा, अपने आप डाउनलोड हो जाएगा वो। 1.8 MB का है ये, वो सिर्फ ऑनलाइन मेथड है। क्या सेटअप डाउनलोड नहीं होगा। डाउनलोड सॉफ्टवेयर जावा डायरेक्ट लिखो ना, जावा सिर्फ जावा लिखो, जावा JAVA। सिर्फ वही लिखे हैं। ये लगा है जावा इंटरनेट एक्वेरियम बना के रखना। डाउनलोड जावा सॉफ्टवेयर। ऊपर सब कुछ मारो जो है। नहीं ब्लॉक ऊपर सब ऑप्शन होगा, विंडोज और ये सब कुछ रहा होगा। कहाँ तो
मैं डाउनलोड फ्री जावा सॉफ्टवेयर कर लूँगा। अरे नहीं, उसमें 32 बिट और ये चल रहा है प्रॉब्लम 64 बिट। वर्जन 8 है। हाँ डाउनलोड कर लो। हमको भी थोड़ा दिखाना था कि कोई दिन कैसा रखा है तो। अग्री एंड स्टार्ट फुल डाउनलोड। अपने देख लिया 64 बिट है कि ये हो गया। अब देखो जावा जब इंस्टॉल कर दी उसके बाद हमें अगर जावा का कोई भी प्रोग्राम लिखना हो तो देखो जावा पहले इंस्टॉल कहाँ हुआ है। अगर इस चीज़ को देखना है तो दिस पीसी में जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर गए और कहाँ जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गए। इधर मुझे जावा नाम का एक फोल्डर दिखा, इसमें जब जाएंगे तो जेडीके नाम का एक हमें फोल्डर दिख गया और जेडीके के अंदर क्या दिखता है, बिन नाम का दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या होगा कि सारा प्रोग्राम कहाँ स्टोर करेंगे, सेव करेंगे, इस लोकेशन के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जावा का एक प्रोग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो जावा का अगर एक प्रोग्राम बनाना है तो क्या तरीका होता है, क्या रूल्स होता है जावा का प्रोग्राम लिखने का। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग नोटपैड खोलेंगे। क्या, या तो आप जावा के लिए कोई आईडी यूज करो लाइक नेटबिंस या इक्लिप्स, या आप एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर यूज करो जिसे कहते हैं नोटपैड। तो नोटपैड हमने ओपन कर लिया। अब करना क्या है कि नोटपैड में मुझे कोड लिखना है। अब देखो जावा को बोला जाता है कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सारा कोड किसके अंदर लिखा जाता है, क्लास के अंदर लिखा जाता है। और जावा में अगर सी प्लस प्लस पढ़ी थी पहले कभी, नहीं ना, अच्छा तो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब सीधा दिमाग में ये रखो कि सबसे पहले क्या लिखना है, पब्लिक लिखना है। ये इसलिए मैं पूछा क्योंकि सी प्लस प्लस में क्लास के पहले कोई आइडेंटिफायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मतलब कोई एक्सेस स्पेसिफायर लगाना नहीं पड़ता था। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड को एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। और मैंने बताया भी था कि अगर एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर का यूज करना पड़ेगा। लेकिन क्लास के पहले कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगता था सी प्लस प्लस में, लेकिन इसमें क्लास के पहले लगाओगे। अगर नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट मान के चलेगा। 4 तरह का एक्सेस स्पेसिफायर होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और एक होता है डिफॉल्ट। लेकिन ये जावा में, सी प्लस प्लस में डिफॉल्ट नाम का कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता था। उधर सिर्फ क्या होता था, पब्लिक तो पब्लिक मतलब प्राइवेट ना प्राइवेट वो तो सी प्लस प्लस में ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ डिफॉल्ट ही रहता है। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या समझेगा, डिफॉल्ट। तो पब्लिक, और उसके बाद हमने क्लास का नाम क्या रखा, बताओ। क्लास का नाम वही रखेंगे जो प्रोग्राम का नाम रखना है। ठीक है। तो क्या, मान लो ये पहला प्रोग्राम बना रही हो ना, तो माय क्लास प्रोग्राम, तो हमने लिख दिया हेलो ठीक है। डॉट। अब यहाँ पे जो क्लास का नाम दे रही हो तो हमने इसके पहले क्या लिखा है, क्लास कीवर्ड भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, क्लास। तो पब्लिक क्लास हेलो, तो हेलो नाम का ये क्या बन गया, या हेलो मान लो जावा, इसका नाम क्या दिए, जावा। अब एक चीज और, क्लास का नाम जनरली कैमल स्टाइल में देना चाहिए। क्लास का नाम क्या देना चाहिए, कैमल स्टाइल में, क्योंकि जावा में ऑलरेडी जितने भी क्लासेस बने हुए, लाइब्रेरी क्लासेस, हाँ क्या सेंसिटिव है, और वो कैमल क्लास में लिखा गया है। तो अगर हम लोग भी नया क्लास बनाए तो उसको कैमल स्टाइल को ही फॉलो करें, जिसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस क्लास का बॉडी शुरू करेंगे, मतलब जो कुछ भी लिखेंगे इस बॉडी के अंदर लिखेंगे, तो माना जाएगा कि ये सारा इस क्लास का ही पार्ट है। अब आओ, अब किसी भी लैंग्वेज का अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसका सारा जो बॉडी का कोड होगा वो मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, अब मेन एक फंक्शन है, लेकिन मेन को क्या बनाना है, हमको पब्लिकली बनाना है ताकि कहीं से भी यूज हो। तो इसके पहले भी एक एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, अरे वाह, STATIC, स्टैटिक। स्टैटिक क्या है,
तो स्टैटिक एक कीवर्ड है जो ये बताता है कि आपका फंक्शन या आपका वेरिएबल आपके किसी फंक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ये आपके क्लास पे डिपेंडेंट होगा। मतलब इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में हम लोग फर्दर और पढ़ेंगे डीपली, लेकिन अभी ये समझ लो कि स्टैटिक कीवर्ड इसलिए लिखा जाता है ताकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और वॉइड क्या है, एक रिटर्न टाइप है। वॉइड लिखने का मतलब है कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। हाँ, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड। और उसके बाद फंक्शन का नाम क्या है एक्चुअली, main। तो हमने क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। C++ में भी या सी में हम लोग लिखते थे ना वॉइड मेन। और उसके बाद क्या देंगे, यहाँ ब्रैकेट शुरू होगा और इधर एक मुझे पास करना होगा आर्गुमेंट string स्ट्रिंग। और उसके बाद क्या लिखेंगे, args। ये तो आर्ग्स के बाद आता है ना। पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, जो स्टाइल अच्छा लगे वो लिख लो। तो इसमें पास वैल्यू पास करना ही होगा। हाँ, ये स्ट्रिंग args लिखना ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ, इसका मतलब ये हुआ, ये सिर्फ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है ना। हाँ, स्ट्रिंग लिखने का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ एक स्ट्रिंग क्लास को पास किया जो यूजर से कुछ वैल्यू इनपुट लेगा। इसका आगे हम यूज बताएंगे, एक बेहतरीन यूज होता है जिसको बोला जाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। क्या बोला जाता है? लेकिन अभी समझ लो कि जावा का कोई प्रोग्राम लिखना है, दिमाग अभी ज्यादा नहीं लगाने का, पहले ही दिन में इतना मेरे को लिखना है। कोई छोटा प्रोग्राम जावा का लिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ भी, मुझे ये लाइन लिखनी है तो लिखनी है। हर जावा के प्रोग्राम में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args लिखना है। ये एकदम गांठ मान के चलो। अगर अभी हम नहीं भी ये समझ पा रहे हैं कि क्यों, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ी देर के लिए, हाँ, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर में समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो सिस्टम भी स्टेटमेंट देना है, वेरी जो भी, जैसे मुझे सिंपली क्या करना है, एक मैसेज डिस्प्ले करना है। तो कैसे मैसेज डिस्प्ले करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट हाँ, तो यहाँ लिखते हैं system डॉट आउट डॉट print ln, लाइन चेंज करने के लिए। अब एक चीज याद रखो कि Double इसमें quotes जो भी कैमल स्टाइल में है, समझ लो वो क्लास है। ठीक है। तो एक क्लास है, ये उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट एक फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसका नाम है प्रिंट एलन, ठीक है। अब आओ, इसके बाद हमने जो भी मैसेज यहाँ डालना है, वो मैसेज यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेलो जावा, जो भी मैसेज डालना है वो हम यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद C++ जो बंदा पढ़ के आया है, वो इस क्लास को लास्ट में क्लोज करना पड़ता है, यहाँ सेमीकोलन लगा करके। लेकिन जावा में क्लास को क्लोज नहीं करना होता है। तो मैंने इसलिए पूछा था कि अगर C++ पढ़ के आए होगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर पढ़े ही नहीं है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपेयर कर नहीं पाओगे। चलो, अब इसके बाद क्या करना है, इसको सेव करना है। नोटपैड में लिखा। और इसका नाम वही दोगे जो तुम क्लास का नाम दियो। बहुत अच्छे, क्या नाम देंगे, हेलो जावा, हेलो जावा JAVA डॉट जावा। जावा और क्या कर देना है इसको, सेव। हेलो जावा, इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आएगा, क्या बोल रहा है कि परमिशन वहां सेव करने का आपके पास नहीं है। तब तो दिक्कत है। तो पहले इसका इलाज कर लिया जाए। तो इसका इलाज कैसे होगा, परमिशन देना पड़ेगा। इधर हम जाएंगे कहाँ, सी ड्राइव पे, कहाँ जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स पे, और इसके बाद कहाँ जाएंगे, इसके प्रॉपर्टीज में, कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटी पे जाएंगे, और इसके बाद एडिट करेंगे।
लो इसके पास परमिशन भी नहीं है। LUSRMGR.MSC जिससे लॉगिन हो उसके पास परमिशन है, परमिशन है तो एडमिनिस्ट्रेटर से। चलो सेट पासवर्ड प्रोसीड ABC_123 BC_123 अकाउंट इज डिसेबल्ड को हटा देता हूं मैं। फुल कंट्रोल। नहीं दे रखा है, इसको परमिशन ही नहीं है। चेंज क्या नाम था उसका जी, जो रियल रोबोट ना, रियल रोबोट का क्या नाम? रियल सीता। हाँ रियल रोबोट था सर, अच्छा नहीं तो रोबोट रोबोट था वही रियल रोबोट रियल रोबोट बोल रहा अच्छा सर, एडमिनिस्ट्रेशन बनाने से क्या फायदा होता है? उसके पास फुल अथॉरिटी पता है है। हाँ ऐसे मतलब हम लोग पूरा फुल परमिशन से यूज नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। तुम अपना फोन भी फुल परमिशन से यूज नहीं करते, मालूम है तुमको? नहीं सर, नहीं, नहीं। तुम अपने फोन के रोम में कोई डेटा रख सकते हो, नहीं। या जो एप्लीकेशन कंपनी तुमको इंस्टॉल करके दिया है उसको हटा सकते हो। हाँ सर, हटा सकते हैं रूट करके सर। बस, तो रूट करने का मतलब हुआ कि तुम अब एडमिनिस्ट्रेटर उसके बन गए। रूट बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटर को ही, लेकिन लाइनेक्स के प्लेटफॉर्म पे। अब जितना भी एंड्रॉयड का जो फोन है उसमें लाइनेक्स का ही तो बेस होता है, इसलिए उसको रूट बोलते हैं। अब विंडोज के फोन में उसी को एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। तो सर उसका मतलब अपडेटेशन सब, लेकिन जैसे ही रूट कर दोगे तो फिर क्या होगा, वारंटी वारंटी तुरंत खत्म हो जाता है। क्योंकि रूट करने का मतलब कि अब तुम रोज कुछ ना कुछ उसमें खेला करोगे, खराब करोगे, तो फिर नंबर ऑफ कंप्लेंट ऑल ऑफ सडन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, नहीं बढ़ जाएगा। हम आज फोन खरीदे, कुछ उल्टा पलटा हुआ तो हम किधर दौड़ के जाएंगे, सर्विस सेंटर पे। तो जो अभी कंप्लेंट अगर मान लो कि मंथली ऑल ओवर इंडिया अगर 1 लाख अगर हो रहा है, तो समझ लो कि जैसे ही हो जाता है तो थाउजेंड्स के करीब है। समझ जाएगा सर रोड क्या है। हाँ फिर से एनरोल करने पड़ेगा सर, पूरा डिटेल रहता है। रूट्स को फिर से एनरोल अभी करना तुम तो कुछ भी खोलोगे तो हाँ। पूरा डिटेल सर जैसे सी के लिए आता था सर, वो सी इसके लिए नहीं आता कुछ सर। तो आता है ना, वही ना बोल रहे हैं। क्या बोले इसके लिए क्या आता है, अभी ना बताए। पता नहीं सर किसी के आदमी नेटबिंस नहीं, कैसे याद है। इसके लिए क्या आता है, नेटबिंस। लैपटॉप भी रूट होता है कि नहीं सर? लैपटॉप तो एडमिनिस्ट्रेटर का यूज कर रहे हैं अकाउंट, तो क्या हुआ वो अपने वो रूट अपने हाथ में हाँ। ना सर। रन एज एडमिन। अभी क्या कर रहे हैं हम, परमिशन दे रहे हैं? नहीं, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होता है वो चीज ना। इसलिए क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उतना डेवलप नहीं ना है जितना कि इसका होता है। इसको तुम अब खुद से इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, उसमें नहीं ना कर सकते हो। ये सारा समस्या ना है। तो जावा के लिए किसके लिए डाउनलोड करना वो पहले देख लो। हाँ सर, जावा एसई, जावा एफएक्स दे रहा है सर, जावा ईई तो ठीक तो दे रहा है। सबको कर रहे हैं सर। नहीं, सिर्फ अभी एसई करो। हम लोग समझे थे ना कनिका, एसई वगैरह में क्या फर्क था। एसई बोले तो एडवांस की कोर, कौन सा जावा, कोर्स कोर जावा, और इंटरप्राइज जावा, एडवांस एडवांस जावा को इंटरप्राइज बोलते हैं। और क्या नाम सोचे थे जी, HE हेलो जावा हेलो जावा जे
जावा डॉट इसके लिए तो जावा। इसी में सब कर लेते। चलो इस बार सेव हो गया। हम्म, क्यों सेव हो गया? क्योंकि इसको परमिशन मिल गया। परमिशन मिल गया। अब मुझे इसको रन करवाना है, तो रन करवाने के लिए क्या करेंगे? CMD। और यहाँ हम कहाँ जाएंगे? cd/, उसके बाद cd PROGR प्रोग्राम फाइल्स, और उसके बाद cd जावा। प्रोग्राम फाइल के बाद कहाँ जाना है? जावा। और जावा में फिर कहाँ जाना है? cd JDK, cd JD लिख करके एंटर मार दो, खुद ब खुद लेगा। उसका cd और कहाँ जाना है? बिन। और यहाँ जाकर के एक कमांड चलाओगे जावाक। जावाक क्या है? कंपाइलर है जावा का, है ना। जावा कंपाइलर को ही शॉर्ट में क्या बोला गया है? जावाक या जावासी, है ना, जावाक। और उसके बाद फाइल का नाम देना है। तो फाइल का नाम क्या है जिसको कंपाइल करना चाह रहे हो? हेलो जावा डॉट जावा। अब आओ इसका हम ग्राफिकल मोड में भी रिजल्ट चेक करते हैं। जैसे ही इसको कंपाइल करोगे तो एक क्या होगा? हेलो जावा डॉट क्लास फाइल बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? हेलो जावा डॉट क्लास फाइल बन जाना चाहिए। कहाँ? इस लोकेशन पे। अब इसको थोड़ा हम क्या करते हैं? मिनिमाइज। देखो ये हेलो जावा फाइल है ना बनी हुई, लेकिन अभी जावा फाइल है। अब हम कंपाइल करते हैं इसको। जैसे ही कंपाइल करेंगे अगर कोई कोड में एरर नहीं रहा तो क्या होगा? एक क्लास फाइल बनेगा। हाँ। जावा से क्या बन जाता है? इसमें कुछ सिंबल नहीं है। कोई एरर नहीं आया? कोई एरर नहीं आया तो कुछ समझ में आया? क्या? क्लास बन गया। यहाँ एक बन क्लास गया। बना, हेलो जावा डॉट क्लास। अब इस क्लास फाइल को खोल के देखोगी ना तो समझ नहीं पाओगे, यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको तो इसमें रिजल्ट नहीं आया हेलो जावा। अभी क्यों आएगा? अब इसको रन करवाएंगे ना, तो रन करवाने के लिए जावा लॉन्चर होता है जावा के नाम से। देखो यहाँ पे है ना जावा, जावा। तो ये जावा कंपाइलर है, जावा लॉन्चर है, एप्लीकेशन लॉन्चर, मतलब रन करवाने वाला। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हेलो और उसके बाद सिर्फ प्रोग्राम का नाम, डॉट जावा नहीं, सिर्फ हेलो और प्रोग्राम का नाम। अब देखो उसका रिजल्ट आ गया, हेलो जावा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम जावा का एक पहला प्रोग्राम लिखा हमने। कोई गड़बड़ नहीं। तो बेसिक सिंटैक्स याद रखना है आपको, ये नहीं भूलना है कभी। तो बेसिक सिंटैक्स हमने क्या देखा अभी? प्राइवेट। हाँ, सबसे पहली बात कि इतना गांठ बांध लो कि कोई भी अब जावा में आगे की कोडिंग करनी है तो पहले पब्लिक, ये वाला लाइन हटा सकते हैं, लेकिन बाकी सारा क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। यहाँ नाम अलग हो सकता है। जिस तरह का अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लाइक एडमिशन का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो यहाँ क्या देंगे? एडमिशन फॉर्म, जो भी नाम देना है। ठीक है। प्रिंट करने के लिए प्रिंट लाइन, प्रिंट करने के लिए system.out.println, ये पूरा लिखना पड़ेगा। प्रिंट को तो प्रिंट भी लिख सकते हैं ना, अगर लाइन नहीं चेंज करना है तो सिर्फ प्रिंट लिख सकते हैं। लेकिन ये लाइन तो पूरी लिखनी होगी ना, system.out, क्योंकि ऐसा इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्या बोला, जावा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास चाहिए, और क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट का सारा डिस्क्रिप्शन रहता है। तो क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन है, लाइक जो मेंबर्स फंक्शन है या वेरिएबल्स हैं, उसको कॉल कौन कर सकता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सिस्टम नाम का किसी ने, कैसे हमने एक हेलो जावा नाम का बनाया हुआ है, उसी तरीके से किसी ने क्या किया होगा, सिस्टम नाम का एक क्लास बनाया होगा और उस क्लास के अंदर प्रिंटलन नाम का फंक्शन लिखा होगा, और उसके बाद क्या किया होगा, उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा। कैसे? ऐसे लिख करके SYSTEM। इसमें ऑब्जेक्ट कैसे बनता है?
ऑब्जेक्ट क्लास का नाम और उसके बाद क्या, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम। तो क्या लिखा होगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या दिया होगा, न्यू, और उसके बाद क्लास का नाम एम, न्यू सिस्टम। मतलब ऐसा किसी ने लिखा होगा पहले तो, और इसके अंदर में, इसी क्लास के अंदर में क्या किया होगा, मतलब किसी ने यू बोला जाए तो ऐसा बना रखा होगा। मैं अभी यहाँ पे बस दिखा रहा हूँ रफली कि ऐसा क्यों हम लिख पा रहे हैं, पब्लिक क्लास और SYSTEM ऐसा लिखा है, और इसका बॉडी रखा होगा, और इसके बॉडी में, इसके बॉडी के अंदर क्या बनाया होगा, यहाँ पे हाँ पब्लिक का स्टैटिक तो बनाया ही होगा, लेकिन बिफोर दैट क्या किया होगा, PRINT प्रिंट, और या प्रिंट ln के नाम से एक फंक्शन भी बनाया होगा, और इस फंक्शन के अंदर क्या कोड डालनी है वो कोड पूरा डाला होगा, और इस फंक्शन को बनाया क्या होगा, PUBLIC पब्लिक वॉइड, इस तरीके से वॉइड, ऐसा कोड लिखा होगा किसी ने। तब जाकर के हम इसको अगर कॉल करना चाह रहे हैं प्रिंट ln को, तो हम क्या लिख रहे हैं, system.out.println। तो आउट का मतलब तो इधर object। आउट का मतलब यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ println क्या है, फंक्शन है। फंक्शन है। और आउट इक्वल टू न्यू लिख दिए, मींस नया ऑब्जेक्ट। हाँ नया ऑब्जेक्ट बना, किसका एक नया ऑब्जेक्ट बना, इस क्लास सिस्टम का। क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैंने यहाँ स्टूडेंट लिखा होता तो यहाँ क्या लिखते, स्टूडेंट Student। S1 न्यू स्टूडेंट्स, इसका मतलब S1 एक स्टूडेंट बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, किसका, स्टूडेंट क्लास का। तो ऑब्जेक्ट बनाने के इस मेथड को बोला जाता है डायनेमिक मेथड्स। हालांकि C++ में ऑब्जेक्ट बनाना और भी आसान है, बस यहाँ लास्ट में क्या लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट का नाम, तुम लोग तो पढ़ा भी है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने का सिर्फ यही एक तरीका होता है, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम। हालांकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी लोड नहीं देना चाह रहे हैं, अभी इसको ऑब्जेक्ट बोल दो, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, लेकिन अभी इसको हम ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे एकदम सिंपल भाषा में। तो यहाँ क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट इक्वल टू, फिर न्यू कीवर्ड होता है, और यहाँ न्यू कीवर्ड की मदद से ही ऑब्जेक्ट बनाया जाता है किसी भी क्लास का। तो ये भी बातें समझ में आ गई, पक्का। आगे बढ़े, फिर बढ़ सकते हैं ना आगे, ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, नहीं, गुड। अब करना क्या है, ओवरफ्लो जब नहीं हो रहा है कनिका का, तो अब इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें, और लाइक कि हम क्या करना चाह रहे हैं, इसमें थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं कि मतलब ये जब प्रोग्राम रन करे तो हमसे कुछ वैल्यू इनपुट ले और उसका जोड़ घटा गुना भाग कर दे, नहीं? क्या बात है, पहले ही दिन इतना सोच लिया। ठीक है, चलो करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, टाइप कास्टिंग भी चलो बाद में समझा देंगे, अभी करके दिखा देते हैं कैसे होगा। फिर लूप यहाँ भी चलाओगे उसी तरीके से, नेट में सब इंस्टॉल नहीं करना फॉर यहाँ भी क्या करेंगे, एक लूप चलेगा फॉर, और क्या होगा, तो और I अब यहाँ कुछ लेना पड़ेगा ना वेरिएबल, तब ना जाके कर सकते हो। तो यहाँ दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक इंट आई और एक ले लेते हैं सम, कुछ भी है, और सम को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। इसमें इनिशियलाइजेशन करनी है। हाँ, कोई भी जो लोकल वेरिएबल होगा, लोकल वेरिएबल किसको कहते हैं, जो किसी फंक्शन के बॉडी में लिखा जाता है उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। और जब फंक्शन के बॉडी के बाहर लिखेंगे और क्लास पे डिपेंडेंट होगा तो बोलेंगे स्टैटिक वेरिएबल। तीन तरह का यहाँ वेरिएबल बढ़ाएंगे, एक पढ़ाएंगे लोकल वेरिएबल, एक बताएंगे रेफरेंस वेरिएबल, और एक बताएंगे स्टैटिक वेरिएबल। कितने तरह का वेरिएबल, तीन तरह का वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल उसको कहते हैं जो किसी फंक्शन के बॉडी में, तो ये क्या एक फंक्शन है ना, और उसके बॉडी में लिखा हो ना, तो लोकल वेरिएबल। लेकिन अगर क्लास के अंदर लिखे होते तो उसको क्या कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। तो अब यहाँ पे हम करते हैं i इज इक्वल टू 1 या i इज इक्वल टू 0। I इक्वल टू 0 1 मतलब सर इनिशियलाइज किया हूं मैं, कहाँ से शुरू करो, कहाँ से शुरू करो वो बता रहे हो। i इज इक्वल टू 0 मतलब 0 इंडेक्स से शुरू करो, i इज लेस देन
और ये वैल्यू दे सकते हाँ? हो, ये वैल्यू दे सकते हो। कोई भी args.length लेंथ एक फंक्शन होता है। args का एक फंक्शन है, इस वेरिएबल्स का एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, लेंथ। तो ये करेगा क्या, लेंथ काउंट करेगा, मतलब जितना भी आर्गुमेंट डालेंगे उसको एक काउंट करेगा। हाँ पूरी बात कर। हेलो, नहीं अभी कर रहा So इसमें नेटबीन्स में जेडीके मांग रहा है, जेडीके फॉर राइट डी। अच्छा इसका सेटअप ले लेना। जेडीके इंस्टॉल नहीं, पहले ही आईडी कर रहे हो। इंस्टॉल कर लिया सर। जेडीके कर लिए हो? मैं सर आईडी जेडीके आईडी तो सिर्फ क्या हुआ, अब कोई बंदा ही नहीं है, अब तुम जूता खरीद रहे हो। पहले बंदे के पैर चाहिए तब जूता चाहिए, पहले मेन डेटा चाहिए ना। आईडी क्या है, एक इंटरफेस है कोडिंग के लिए, लेकिन पहले कंपाइलर तो तुम्हारा रहना चाहिए। तो जावा वाला तो सर। हाँ जावा इंस्टॉल किए सर। किए हो जावा कॉन्फ़िगर नाम से होगा सर। एसी तो एक बार ये स्टार्ट कर लो। तो देखो ये क्या करेगा, ये 0 से स्टार्ट करेगा, ये कंडीशन चेक लेंथ करेगा। जब तक लेंथ नहीं कंप्लीट होगा तब तक वो इंक्रीज करता जाएगा। इंक्रीज बाय 1 i प्लस प्लस मतलब i इक्वल टू i प्लस 1, हाँ। ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट क्या करवाना है, सम ऑफ इनपुट्स और यहाँ पे सम ऑफ इनपुट्स और इज इक्वल टू, और यहाँ अगर अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हो तो इसको कॉन्केटिनेट करना पड़ता है, इसलिए प्लस को क्या बोलते हैं, कॉन्केटिनेट। और यहाँ क्या प्रिंट कर दो, सम को प्रिंट कर दो, सम को प्रिंट कर दो। लेकिन सम को प्रिंट करने से पहले लिखना पड़ेगा हमको क्या, सम इज इक्वल टू सम प्लस, और उसके बाद क्या देना पड़ेगा, args और i, क्योंकि पहला जो आर्गुमेंट्स होगा वो कहलाएगा args 0 क्योंकि i का वैल्यू 0 है। फिर दूसरा आर्गुमेंट्स क्या होगा, args 1 क्योंकि i का वैल्यू 1 हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन ये सम पहले तो 0 होगा, फिर 1 होगा, ये 0 होगा और पहला ये 0 होगा। जितना आर्गुमेंट डालेंगे 0, वहां तक वो बढ़ता जाएगा। फिर हाँ, तो पहला अब जैसे कि मान लो कि हम 2 ही आर्गुमेंट डालते हैं यहाँ पे। हाँ सर, कहाँ पहुंचे? अच्छा ओ तेरी, तो हम आपके लिए रुके हुए थे। अच्छा चलिए ठीक है, तो हम भी निकलते हैं। हाँ तो रुकिए, हम क्लास ओवर करके करते हैं, कॉल क्लास ओवर करके करते हैं आपको फिर। चलिए तो अभी अगर हम इसको, हाँ बोलो। ये args डॉट, हाँ ये args डॉट लेंथ क्यों लिखे? हाँ args मतलब ये हो गया वेरिएबल, i कहाँ तक जाए, तो आर्गुमेंट्स का जो लेंथ है वहां तक जाए। जैसे कि अगर मान लो कि हमने यहाँ पे आर्गुमेंट में 2 वैल्यू डाला, 4 और 5, 2 4 और 5, तो लेंथ क्या हो गया 2। तो ये लेंथ को काउंट करने के लिए, args का लेंथ काउंट करने के लिए कि कितना आर्गुमेंट सप्लाई किया है यूजर ने कीबोर्ड से। हाँ ठीक है, ठीक है, समझे? हाँ ठीक है। तो लेंथ एक फंक्शन है जो किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ काउंट कर लेता है। हाँ ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ कहने का मतलब अगर कनिका लिखे तो कनिका में कितने कैरेक्टर्स है, वो काउंट करने के लिए एक फंक्शन किसी ने बना रखा है जिसका नाम क्या रखा है, लेंथ। तो हम अगर किसी वेरिएबल के साथ में जोड़ देंगे डॉट लेंथ, तो क्या करेगा, उसका लेंथ काउंट करके हमको बता देगा, लेंथ रिटर्न करेगा। तो वही मैंने बोला कि 0 से शुरू करो और वहां तक जाओ जहां तक की लेंथ उसका कंप्लीट होता है।
अब अगर हम इसको एक बार क्या करते हैं, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद फिर एक बार क्या करते हैं, कंपाइल रन करते हैं। तो कंपाइल कैसे होगा, तो कंपाइल के लिए वही फिर जावा जब भी कोई चेंजेस करो तो फिर से कंपाइल और रन करना नहीं भूलना है। अब जावा यहाँ हेलो जावा डॉट जावा। अब यहाँ पे क्या है, एरर है जावा हेलो डॉट, यहाँ पे देंगे ना ये। हाँ अब एरर क्या क्या है, पहला यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं यूज किया हूँ मैं, तो इसको मैंने फिर सेव किया, टर्मिनेटर डाल दिया, और अब आता हूँ और इसको कंपाइल करता हूँ, कोई एरर, फिर एक एरर है, क्यों, इनकॉम्पेटिबल टाइप अ स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंटर इंट। तो ऊपर क्यों ऐसा दे रहा है, इंट करना तो पड़ेगा उसमें। हाँ नहीं, गड़बड़ ये है कि ये जो ARGS जो है हमारा वो हमेशा string होता वो है। स्ट्रिंग होता है, हाँ। और आप यहाँ क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो इंटीजर के साथ। तो यहाँ आपको इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पहले पहले Integer में। तो इसके लिए खास टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आंसू को एक नाटक हो रहा है इसके गांव में, और इसको रोल प्ले करना है रावण का या मही रावण का, तो ये एक्चुअल लाइफ में रावण नहीं है, लेकिन हम रावण का रोल प्ले कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, उसको टाइप कास्ट कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे, स्ट्रिंग को किस में बदल देंगे, फॉर द टाइमिंग इंटीजर। में। तो इसको क्या बोलेंगे, टाइप कास्ट करना है ना। तो इसके लिए हमें एक रैपर क्लास यूज करना पड़ेगा, और मुझे लिखना पड़ेगा integer इंटीजर डॉट पार्स, और उसके बाद देना होगा इंट। अब ऐसा करने से क्या करेगा, ये इसको, हाँ इस ARGS में जो हम वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर वैल्यूज में। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सर इसका लॉजिक क्या है, क्या इस प्रोग्राम का वही समझ नहीं आ रहा। इसका लॉजिक ये है, तुरंत समझ में आ जाएगा, पहले आउटपुट देख लो और तब समझाना हमारे लिए भी आसान होगा। कंपाइल कर दिए, अब देखो हर बार हम सिर्फ रन करवाते थे, यहाँ रन करवाने के साथ ही हम कुछ वैल्यू सप्लाई करेंगे, लाइक कि हमने डाला 22, 33 है ना, चलो ये 2 वैल्यू डाला, तो ये करेगा क्या, इन दोनों को ऐड करेगा। ये 2 और 3 किधर सप्लाई हुआ, ये 2 और 3 किधर सप्लाई हो गया, ARGS में, ARGS 0 के ऊपर और ARGS 1 के ऊपर। और सम क्या कर रहा है लूप के अंदर, पहली बार में सम का वैल्यू 0 था, ARGS का वैल्यू 22 था, तो 0 + 22। दूसरे इटरेशन में क्या किया, 22 हो गया सम का वैल्यू, और ARGS की वैल्यू क्या था, 33 है, तो दोनों का ऐड करके क्या कर दिया, 53। तो जितना इसमें आर्गुमेंट सप्लाई करेंगे उसको आपस में ऐड करके हमें रिटर्न कर देगा। अब जैसे कि सम 55 आ गया, जी सर। तो बेसिक लूप क्यों चला ऐसे, अरे ऐसे ही तो हम लोग कर सकते थे। लूप नहीं चलाएंगे तो मल्टीपल वैल्यू इनपुट लेगा क्या, मान लो इसको लूप नहीं चलाना है मुझे, इसको कमेंट लाइन में बना देता हूँ। अगर मैं लूप नहीं चलाता हूँ तो वेरिएबल डिक्लेयर करके, क्या वेरिएबल डिक्लेयर जैसे करें, पहले करते थे सी और C++। कंपाइल किए, यहाँ क्या आ गया, एरर आ गया, क्या बोल रहा है कि सम आपका इनिशियलाइज नहीं है सर तो 2 वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर देंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अरे तो वो बुड़बक, तो ये तो फिक्स हो गया ना कि 2 ही नंबर डालना वो होगा। हम लोग दिए और हैं। ऐसे क्या होगा कि आप 2 भी डालो, 10 भी डालो, 20 भी डालो, वो रैंडमली आप चेंज कर रहे हो ना। अगर 2 हम वेरिएबल लेते तो बहुत सिंपल हो जाता, उसको कमांड लाइन आर्गुमेंट नहीं ना बोलते, 2 लेते तो हम ऑलवेज 2 ही इनपुट करते। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा लिमिटेशन है क्या, नहीं ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। देखो पहली बार में 2 वैल्यू सप्लाई किए थे, यस, और इस बार हम कितनी वैल्यू सप्लाई करेंगे, मान लो 3 वैल्यू सप्लाई करनी है। पहले कंपाइल कर ले, चलो कंपाइल किए, रन किए, इस बार हम 55, 66 जितना भी वैल्यू चाहो चेंज हुआ। यस। इस बार क्या कर रहे हैं, वैल्यू वैल्यू लेंगे सर वो, हाँ करते जाएगा सर। अब बार-बार इसको ओपन भी नहीं करना पड़ेगा नहीं सर। नहीं, हर बार बढ़ते जाएगा। यस। कंपाइल तब करोगे जब इसके कोड में कोई चेंजेस करोगे, चेंज हो रहा है। लेकिन अगर तुमने जो सलाह दिया था अगर वैसा मैं करता तो 2 ही वैल्यू न देता, या जितना वेरिएबल हम फिक्स किए हुए रहते। यस। और ये क्या है, इसका साइज डायनेमिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। कुछ समझ में आया, पक्का।
तो हर लाइन का मतलब, जैसे ये लाइन इस यहाँ तक तो समझ ही रहे हो, एक इंट वेरिएबल आई लिया है ताकि हम एक लूप चला सकें, सम लिया है ताकि हम वैल्यू को ऐड करके स्टोर कर सकें। उसके बाद हमने एक लूप चला दिया सिंपली कि 0 से काउंट करना शुरू करो और कहाँ तक आई को बढ़ाओ, जब तक कि उसका आर्गुमेंट का लेंथ ना हो। जैसे पहली बार में अगर देखा जाए कि अगर 2 आर्गुमेंट सप्लाई करेंगे तो इसका लेंथ काउंट क्या करेगा, 2, मतलब 0 1 तक जाएगा, क्योंकि 2 फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। अगर हम 3 आर्गुमेंट सप्लाई करते हैं तो लेंथ क्या जाएगा, 3, तो 0 से काउंट कर रहा है तो कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, 2 तक जाएगा, है ना। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि सम इज इक्वल टू, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है बस, जो लेंथ को रिटर्न कर रहा है। और ये वाली जो लाइन है ये यहाँ तक क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन। ये क्या कहलाता है, कंडीशन, और ये इंक्रीमेंटेशन। हाँ, क्लियर। और फॉर में हमने यहाँ बॉडी इसका नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक ही नेक्स्ट लाइन को सिर्फ इसके बॉडी के अंदर रखना था। अगर मोर देन 1 लाइन को इसके बॉडी के अंदर रखना होता तो मुझे क्या देना पड़ता, बोलो, तो ये ब्रैकेट भी देना पड़ता। अगर मान लो इन दोनों लाइन को हमें फॉर की बॉडी बनाना होता तो क्या करना पड़ता मुझे, एक और ब्रैकेट देना यहाँ भी पड़ता। ब्रैकेट देना पड़ता। तो ये दे या न दे चलेगा, लेकिन ये तब तक चलेगा जब तक इसके लाइन में एक ही लाइन हो, मतलब नेक्स्ट लाइन को ही अपनी बॉडी में समझेगा। अगर हम यहाँ एक से ज्यादा लेंगे तो मुझे ब्रैकेट देने होंगे। क्लियर, पक्का, आप समझ में आया। तो ये इंटीजर डॉट पासइंट क्या किया, कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, क्योंकि इंटीजर को इंटीजर के साथ ही ना ऐड करेगा। और इसने वही बोला कि argsi के ऊपर जो वैल्यू है, तो argsi कहने का मतलब क्या, पहले मतलब i का पहला वैल्यू क्या होगा, i0 और दूसरा क्या होगा, जितना देते जाएंगे। सर इंटीजर है तो मतलब इसमें -6 और 5 ये इसको भी ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकता है। और उसके बाद ये स्टेटमेंट क्यों लिखा गया है, ये वाला लास्ट वाला, ये तो हाँ, प्रिंट करने के लिए प्रिंट लिखा करने गया के लिए। है। सम ऑफ तो इनपुट डबल कोट के अंदर जो लिखोगे वो कमेंट्स हो गया, कमेंट्स हो गया, ये और स्ट्रिंग है, ये जो लिखे हो वो क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है जो प्रिंट होके हाँ आएगा। ये वेरिएबल है जो कि प्रिंट करना है, जिस वेरिएबल के वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है। और ये प्लस क्या है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, वो कॉन्केटिनेट करता है स्ट्रिंग को वेरिएबल्स के साथ, वैल्यूज के साथ। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। तो इसमें हमने सीख लिया कैसे क्लास बनाते हैं और कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होता है। इसी को बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उसी समय अगर हम कुछ वैल्यू सप्लाई करके कुछ रिजल्ट ऑप्ट करते हैं तो इसे कहा जाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। मतलब प्रोग्राम को रन करते वक्त ही हम वैल्यू जब सप्लाई करें और उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली मेरे को रिस्पॉन्ड करे तो ये क्या कहलाएगा, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कहलाता है। क्लियर है। तो यहाँ हमने ARGS का इस्तेमाल भी कर लिया। अभी हम वैल्यू कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ARGS में ही नहीं कर रहे हैं। चलो तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, कल से फिर शुरू होगा मैराथन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं तो फिर कल से ओरिजिनल कहानी शुरू करते हैं। हम लोग पहले क्या देखेंगे, अलग अलग तरह के वेरिएबल्स के बारे में। सर ये सब पहले बता दीजिए, क्या? जैसे स्टैटिक और ये सब। वही तो कल पहले थ्योरी पढ़ाएंगे वेरिएबल्स के बारे में, वही उसमें क्लियर हो जाएगा। हालांकि तू लोग को अभी जावा नहीं ना पढ़ना है जी, हम लोग हाँ तू लोग अभी SQL तक पढ़ो।